नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला मऊ, प्रतापगढ़। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सकारात्मक सुझाव अवश्य प्रदान करने का कष्ट करें। इससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा और विषय से संबंधित और तमाम जानकारियां, तथ्य आपके बीच लाने में सहूलियत होगी। आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे न्यायादर्श क्या है। न्यायादर्श में कौन से गुण होने चाहिए, या एक अच्छे न्यायादर्श के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अनिवार्य हैं। वो कौन से ऐसे बिंदु हैं कि अगर वो न्यायादर्श में निहित हैं तो उस न्यायादर्श को उत्तम कोटि का न्यायादर्श माना जाएगा। साथ ही न्यायादर्श में कौन से गुण निहित हैं, न्यायादर्श से क्या लाभ है, न्यायादर्श के दोष, इन सब बिंदुओं पर आज हम आप लोग परिचर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि न्यायादर्श किसे कहा जाता है। न्यायादर्श को आंग्ल भाषा में सैंपल बोला जाता है और न्यायादर्श की प्रक्रिया को सैंपलिंग, कहीं कहीं आपको प्रतिदर्श शब्द भी मिलेगा या प्रतिदर्शन शब्द भी मिल सकता है। कुछ किताबों में, कुछ स्थानों पर आपको निदर्श शब्द भी मिल सकता है, निदर्शन शब्द भी मिल सकता है। प्रतिदर्शन, निदर्शन, न्यायादर्शन, ये तीन एक प्रक्रिया है। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और तीनों किसी एक प्रक्रिया को सूचित करते हैं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो परिणाम हमको प्राप्त होता है, उस परिणाम को हम निदर्श कहते हैं, न्यायादर्श कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं। अमूमन अगर प्रतिदर्श समझ लिया जाए, न्यायादर्श समझ लिया जाए, यानी सैंपल क्या होता है ये समझ लिया जाए, तो सैंपलिंग समझना बड़ा आसान हो जाता है। और अगर सैंपलिंग को समझ लिया जाए तो सैंपल को जानना, पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। एक प्रक्रिया है तो दूसरा प्रक्रिया का परिणाम। इन सब तथ्यों के आलोक में अगर कहा जाए तो न्यायादर्श या निदर्श ऐसी प्रतिनिधि इकाइयां होती हैं जो किसी समूह या जीव संख्या से चुनी जाती हैं और ये प्रतिनिधि इकाइयां उस समूह या जीव संख्या का समग्र संपूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने का अभिप्राय है, निहितार्थ यह है कि एक शोधार्थी द्वारा शोध समस्या से जुड़ी हुई जो पॉपुलेशन होती है, क्योंकि शोधार्थी के सामने समय, धन, श्रम संबंधी अनेक सीमाएं होती हैं, इसलिए वो संपूर्ण जनसंख्या पर अपने
शोध कार्य को निदर्शन के माध्यम से सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से हर एक इकाई के पास उसका पहुंचना संभव नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह बहुत ही कठिन है, श्रम साध्य है, व्यय प्रधान है। ऐसे में वह जीव संख्या से कुछ प्रतिनिधि इकाइयां चुन लेता है और वो प्रतिनिधि इकाइयां उस संपूर्ण जीव संख्या को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं, और इन्हीं प्रतिनिधि इकाइयों को ही निदर्श कहा जाता है, प्रतिदर्श कहा जाता है, या आंग्ल भाषा में सैंपल कहा जाता है। चिकित्सा जगत में आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट करते समय हम जब पैथोलॉजी सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां का जो परीक्षण करता होता है वो सिरिंज के माध्यम से हमारे शरीर से कुछ रक्त की बूंदें ले लेता है और उन रक्त की बूंदों का परीक्षण करके शरीर के संपूर्ण रक्त के बारे में अभिकथन कर देता है, बता देता है, प्रेडिक्शन कर देता है कि वास्तव में रक्त में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, या रक्त संबंधी जिस परीक्षण को हम वहां संपादित करवाना चाहते हैं वह रक्त की कुछ बूंदों के आधार पर ही उसके बारे में जो है उक्त कथन कर देता है। इसी तरह से आप देखिए कि जब घर में चावल इत्यादि पकाए जाते हैं, अब तो कुकर का समय आ गया है, जब हम चावल को पतीले में पकाते हैं, दाल को पतीले में पकाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि चावल के कुछ दाने को हम टच करके, छू करके यह निर्धारित कर लेते हैं कि पतीले का पूरा चावल पका है या कच्चा है। अब पूरे चावल को तो टच नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति जीव संख्या और निदर्श के मध्य होती है। जैसे 2-4 दाने चावल को टच करके हम संपूर्ण चावल के बारे में अभिकथन कर सकते हैं, वैसे ही निदर्श के माध्यम से हम संपूर्ण जीव संख्या या समूह के बारे में अभिकथन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रतिदर्श या नादर्श सही मायने में संपूर्ण जीव संख्या का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है। उन्हीं न्यादर्श और प्रतिदर्शों को देख करके हम उस जीव संख्या के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उस जीव संख्या के बारे में अभिकथन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर संक्षेप में कहा जाए तो न्यादर्श या प्रतिदर्श से अभिप्राय समग्र संपूर्ण जीव संख्या को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली उन इकाइयों से होता है जिसके माध्यम से शोधार्थी उस संपूर्ण जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालता है, प्रिडिक्शन करता है, अभिकथन करता है। कुछ विद्वानों ने न्यादर्श या प्रतिदर्श को परिभाषित करने का सफल प्रयास किया है। इन शोध विज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को जानकर, पढ़कर, समझकर भी हम न्यादर्श को अच्छे से जान और समझ सकते हैं। इसमें पहली परिभाषा है गुड तथा हार्ट के अनुसार। एक शोध विज्ञानी हैं गुड तथा हार्ट। गुड तथा हार्ट ने कहा है कि एक न्यादर्श जैसा कि नाम से विदित है, एक न्यादर्श जैसा कि नाम से विदित है, एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधित्व करता है। या इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक न्यादर्श एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि होता है, एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि होता है। जैसे
अगर आपने लोकतंत्र पढ़ा होगा तो लोकतंत्र में एक होता है जो है प्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि संपूर्ण जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से शासन से न जुड़ करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती या करवाती है। सेम यही कंडीशन है कि जीव संख्या की संपूर्ण इकाइयां शोध कार्य में सम्मिलित नहीं होती, अपितु कुछ प्रतिनिधि इकाइयां होती हैं जो संपूर्ण जीव संख्या की ओर से उस शोध प्रक्रिया में शामिल होती हैं और शोधार्थी उन्हीं के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचता है। दूसरी परिभाषा है श्रीमती यंग के अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है जिससे निदर्शन को प्राप्त किया गया है। परिभाषा को पुनः स्मरित कर लें, पुनः सुन लें। एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है जिसमें से निदर्शन को प्राप्त किया गया है। अर्थात श्रीमती यंग का मानना है कि एक समूह होता है, एक जीव संख्या होती है और जो निदर्शन होता है वह उस समूह या जीव संख्या का लघु चित्र होता है, छोटा चित्र होता है। अगली परिभाषा अंडरवुड महोदय की है। अंडरवुड महोदय ने कहा है कि निदर्शन समग्र का जिसमें से वह लिया गया है एक सूक्ष्म चित्र होता है। निदर्शन समग्र का जिसमें से वह लिया गया है एक सूक्ष्म चित्र होता है, यानी छोटा चित्र होता है, लघु चित्र होता है, अति लघु चित्र होता है। बोगार्ट्स एक शोध विज्ञानी हैं। बोगार्ट्स का कहना है कि निदर्शन पद्धति एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह से निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। इनका मानना है कि एक समूह है, एक जीव संख्या है और जो निदर्शन है, निदर्श है, वह एक निश्चित प्रतिशत की मात्रा में उस समूह या समग्र जीव संख्या से चुन लिया जाता है। इस प्रकार अगर सारांश रूप में कहा जाए तो निदर्शन पद्धति वह प्रणाली है जिसमें समग्र में से सावधानी पूर्वक कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यह तो बात हो गई कि निदर्श क्या है, सैंपल क्या होता है। और पुनः मैं आपको स्मरण करवा दूं कि सैंपल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सैंपलिंग होती है। निदर्श जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है उसे निदर्शन कहा जाता है। ठीक, अब इस प्रकरण के अंतर्गत जो अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है कि एक अच्छे न्यायादर्श में कौन कौन से गुण निहित होते हैं, एक अच्छे न्यायादर्श की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं या गुण उस न्यायादर्श में निहित नहीं है तो उस न्यायादर्श को उत्तम कोटि का न्यायादर्श नहीं कहा जा सकता। इसमें पहली विशेषता है समग्र का प्रतिनिधित्व। जो भी न्यायादर्श हम चुन रहे हैं, अगर वह न्यायादर्श सही मायने में उचित रूप में उस जीव संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उसे उत्तम कोटि का न्यायादर्श नहीं कहा जा सकता। अर्थात न्यायादर्श की यह एक अनिवार्य विशेषता है, यह एक अनिवार्य गुण है कि उसे संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करना होगा। इसमें जो दूसरी विशेषता है वह है पर्याप्तता। पर्याप्तता का अभिप्राय है कि
निदर्श की जो मात्रा हो वह मात्रा शोध कार्य हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। ना तो बहुत अधिक मात्रा और ना इतनी कम मात्रा हो कि जिससे शोध कार्य करने में कठिनाई आए। अर्थात शोध की प्रकृति और शोध कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जितना पर्याप्त हो उतनी मात्रा में प्रतिदर्श होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण गुण या विशेषता मितव्ययिता को लेकर के है। मितव्ययिता से अभिप्राय यह है कि जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो बहुत अधिक श्रम साध्य और धन साध्य ना हो, क्योंकि श्रम और धन के अधिक व्यय या दोनों के अधिक खर्च से कष्टपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है एक शोधार्थी के लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो निदर्शन प्रक्रिया हो वह मितव्ययी हो। मितव्ययी इस दृष्टि से हो कि उसमें समय और श्रम का खर्च कम से कम हो। अगला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अभिप्राय यह है कि जो प्रतिदर्श लिया जा रहा है वह प्रतिदर्श शोध कार्य के लिए बार बार उपयोगी साबित हो, ना कि जो है एक बार तो उसकी को यूज कर लिया जाए लेकिन अगली बार उसी शोध कार्य हेतु उसी शोधार्थी द्वारा यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए तो रिजल्ट में अंतर आना शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में वह प्रतिदर्श उत्तम कोटि का नहीं माना जाएगा। अगला है वैधता। वैधता का मतलब यह है प्रतिदर्श के संबंध में कि प्रतिदर्श को जिस हेतु जिसके लिए चुना जा रहा है वास्तव में वह कार्य उस प्रतिदर्श द्वारा संपादित हो। ऐसा ना हो कि हमारी शोध समस्या कुछ और हो और हम प्रतिदर्श का चुनाव कुछ और कर लें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित मान करके चलिए उस प्रतिदर्श की वैधता और वैलिडिटी कम होगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव शोध परिणाम पर पड़ेगा, शोध कार्य पर पड़ेगा और शोध कार्य उत्तम कोटि का नहीं होगा। फिर अगला है जांचनीय या जांच योग्य। जो भी प्रतिदर्श है, जो भी निदर्श है, जो भी न्यादर्श है, उसमें जांचनीयता का गुण निहित होना चाहिए, अर्थात वह जांचनीय होना चाहिए। अगर उसमें जांचनीयता नहीं है तो फिर शोध कार्य के लिए वह उपयुक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब उसको जांचा ही नहीं जा सकता, उसको परखा ही नहीं जा सकता, उसका परीक्षण ही नहीं हो सकता, तो ऐसे निदर्श, ऐसे न्यादर्श किसी काम के नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जो भी हमारा प्रतिदर्श हो, जो भी हमारा निदर्श हो, वह सांख्यिकी कसौटियों पर आसानी से कसा जा सके, सांख्यिकी विधियों से आसानी से उसका संश्लेषण विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जा सके। इसमें एक पॉइंट आप सरलता भी जोड़ सकते हैं कि निदर्शन की प्रक्रिया अगर सरल होगी तो निश्चित मान करके चलिए कि एक शोधार्थी के लिए निदर्शन करना सरल हो जाएगा। अन्यथा अगर निदर्शन प्रक्रिया बहुत जटिल है, स्वरूप है बड़ा जटिल है, तो ऐसे में वहां न्यादर्शन और प्रतिदर्शन का कार्य कठिन हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो एक अच्छे न्यादर्श के गुण को सूचित करते हैं। ये एक अच्छे न्यादर्श की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। एक शोधार्थी को अपने शोध कार्य की सफलता हेतु इन तथ्यों से अवगत और परिचित होना अनिवार्य है। अब हम इस प्रकरण के अंतर्गत अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला पड़ाव है महत्वपूर्ण पड़ाव, न्यादर्शन के लाभ। सैंपलिंग के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, हम सैंपलिंग क्यों करना चाहते हैं, सैंपलिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, वास्तव में
ये जो न्यायदर्शन के लाभ हैं, ये न्यायदर्शन की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करते हैं कि एक शोधार्थी के लिए सैंपलिंग की प्रोसेस क्यों आवश्यक है, उसे सैंपलिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसमें पहला है मितव्ययी पद्धति। जो सैंपलिंग की प्रोसेस होती है, जो निदर्शन प्रक्रिया होती है, जो प्रतिदर्शन प्रक्रिया होती है, जो न्यायदर्शन प्रक्रिया होती है, शब्द मैं इसलिए बार बार यूज कर दे रहा हूं जिससे कि आप भ्रम या संदेह की स्थिति में ना पहुंचे। ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं और तीनों की अंग्रेजी सैंपलिंग ही होती है। तो एक शब्द सैंपलिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो मितव्ययी सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए, मितव्ययी, और इस मितव्ययिता की वजह से शोधार्थी सैंपलिंग की ओर बढ़ता है। और जहां भी मितव्ययिता शब्द यूज हो रहा हो तो शोध के संदर्भ में तुरंत समझ जाइए कि श्रम और समय, धन आदि की बचत होती है, जिससे शोधार्थी की श्रम, आय और समय तीनों बचता है। इसलिए न्यायदर्शन की प्रक्रिया मितव्ययी प्रक्रिया होती है और इसकी आवश्यकता एक शोधार्थी द्वारा महसूस की जाती है। दूसरा है विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी। अब अगर शोध कार्य की जीव संख्या, पॉपुलेशन एक बहुत बड़े क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, तो ऐसे में शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य का संपादन, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग उतनी बड़ी पॉपुलेशन पर करना बड़ा कठिन हो जाता है। शोध जो उसका टूल्स या यंत्र है जिसके माध्यम से वो जो है डाटा कलेक्ट करना चाहता है, तथ्यों का संग्रहण करना चाहता है, आंकड़ा एकत्रित करना चाहता है, फिर वह उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो क्या करता है कि सैंपलिंग के माध्यम से वह सरलता से विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जीव संख्या से भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। अगला है विश्वसनीय निष्कर्षों की प्राप्ति। प्रतिदर्शन प्रक्रिया के माध्यम से डाटा कलेक्शन सरल हो जाता है। न केवल सरल हो जाता है अपितु जो संग्रहित आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों के माध्यम से हम विश्वसनीय परिणाम भी प्राप्त करने में सफल होते हैं। अर्थात शोधार्थी सफल होता है विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने में। यह भी इसके लाभ, महत्व या आवश्यकता की ओर संकेत करता है। फिर है सरल संगठन। प्रतिदर्शन की प्रक्रिया को हम सरलता से संगठित कर सकते हैं, आसानी से संगठित कर सकते हैं। इसलिए भी इसकी सरलता को ध्यान में रख करके इसकी उपयोगिता की तरफ शोधार्थी बढ़ता है, उसको सैंपलिंग की आवश्यकता महसूस होती है। फिर है विस्तृत सूचना। सैंपलिंग के माध्यम से, प्रतिदर्श के माध्यम से हम पॉपुलेशन या जीव संख्या के बारे में विस्तृत सूचनाएं अर्जित कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी शोधार्थी सैंपलिंग की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट होता है या उसको आवश्यकता महसूस होती है। अब इस प्रकरण के अंतर्गत जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है, वह है न्यायदर्शन के दोष। यहां दोष का मतलब उसकी लिमिटेशन या सीमा से है, और न्यायदर्शन की जो सीमा है उसमें पहली है अत्यधिक सतर्कता आवश्यक। न्यायदर्शन की प्रक्रिया का संपादन करने के लिए शोधार्थी को अत्यधिक सतर्क रहना होता है, और यह जो अत्यधिक सतर्कता है वो विशेषज्ञता को आहूत करती है। और चूंकि शोधार्थी अगर विषय विशेषज्ञ नहीं है, उसमें शोध संबंधी कार्यों को लेकर के विशेषज्ञता का गुण नहीं है, तो फिर उससे त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एक दोष या लिमिटेशन या सीमा के रूप में स्वीकार करते हैं कि अत्यधिक सतर्कता की जरूरत होती है। दूसरा है योग्य तथा कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता। सारे लोग सैंपलिंग का कार्य नहीं कर सकते। सैंपलिंग का कार्य, निदर्शन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उसमें महारत हासिल है, विशेषज्ञता हासिल है, जो एक्सपर्ट लोग हैं।
अगर वो एक्सपर्ट नहीं है इस कार्य के लिए, तब भी वह सैंपलिंग को सही तरीके से नहीं कर सकते। तो यह भी एक लिमिटेशन को दर्शाती है। फिर है शुद्धता का उच्च स्तर नहीं, क्योंकि चाहे कितना भी हो, लेकिन जो चुनी गई प्रतिनिधि इकाइयां होती हैं वो 100% पूरी जीव संख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें शुद्धता का भी अभाव देखने को मिलता है। फिर है परिवर्तनशील इकाइयों की स्थिति में इसका उपयोग संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हमारा अनुसंधान कार्य हो रहा है या हमारी शोध समस्या समाज से जुड़ी हुई है, तो समाज चूंकि व्यक्तियों से मिलकर के बनता है और व्यक्ति का स्वभाव बड़ा परिवर्तनशील होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। ऐसे में सैंपलिंग का कार्य, निदर्शन या प्रतिदर्शन का कार्य बहुत अधिक विश्वसनीय या वैध नहीं बच पाता। यह परिवर्तनशीलता जो है समाज या व्यक्ति के व्यवहार और स्वरूप में जो दिखाई देती है, वह परिवर्तनशीलता संपूर्ण निदर्शन प्रक्रिया की एक सीमा के रूप में प्रतीत होती है। और अंतिम बिंदु है विजातीय इकाइयों की स्थिति में संभव नहीं। अगर इकाइयां बहुत विजातीय हैं, विषम हैं, तो ऐसे में भी सैंपलिंग का कार्य, निदर्शन का कार्य, प्रतिदर्शन का कार्य, सैंपल कलेक्ट करना बहुत आसान नहीं रहता। तो यह कुछ सीमाएं हो गई निदर्शन के, और एक कुछ लाभ या आवश्यकता की सूचक बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। ये सब बातें परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम आप लोगों ने निदर्शन या प्रतिदर्शन या निदर्श या प्रतिदर्श प्रकरण के अंतर्गत निदर्शन या प्रतिदर्श क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, एक अच्छे निदर्शन में कौन कौन से गुण निहित होते हैं, निदर्शन प्रक्रिया की सीमा क्या है, एक शोधार्थी के लिए निदर्श या निदर्शन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, आदि बातों का अध्ययन किया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपका ज्ञानवर्धन करेगा और सकारात्मक सुझाव जो भी आपके होंगे वह निश्चित ही हम लोगों को प्राप्त होंगे, जिससे आगे भी अपने इस ज्ञानवर्धक कृत्य को करने में उत्साह बना रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।